बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब स्टार्ट की थी। उसकी जो फर्स्ट स्टेज है जो कि है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़, उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम जिसमें हमने देखा था, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करके फिर हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलेंगे। इस फेज़ में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है जिसमें पोस्ट ऑप पेन भी होगा, पोस्ट ऑप स्वेलिंग भी होगी, पोटेंशियल सर्कुलेटरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, जॉइंट भी स्टिफ होंगे, लिमिटेशन ऑफ मोशन होगी। ठीक है, मसल डिसयूज एट्रोफी होगी क्योंकि इमोबिलाइजेशन की हुई है, सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है, उसके बाद इमोबिलाइजेशन की हुई है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो जाएगी, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और मोबिलिटी भी हो जाएगी। कौन से जॉइंट्स की? नॉन ऑपरेटेड जॉइंट्स की। और फिर हमने हर एक पार्ट के लिए उसका सोल्यूशन हमने देखा था। जैसे हमने कहा था कि पेन कम करना है तो एनसिड्स, एनाल्जेसिक्स, टेंस वगैरह यूज़ कर लेंगे। स्वेलिंग कम करनी है तो उसके लिए हम राइस का प्रोटोकॉल यूज़ कर लेंगे। जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी हमने देखा था, वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे हम। मोशन लिमिटेशन है, जॉइंट की स्टिफनेस है, हम इसके लिए जो है ना पैसिव मूवमेंट्स करवा रहे हैं क्योंकि मोबिलाइजेशन हुई हुई है, मसल डिसयूज़ ना हो। हम आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे, मसल सेटिंग करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेंथ लॉस हुई हुई है। तो ये नंबर ऑफ जितने भी ये रीजंस थे पोस्ट ऑफ के बाद ये इम्पेयरमेंट्स आती हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स आती हैं, तो इसका क्या इंटरवेंशंस हम दे सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं। अब सेकंड फेज़ है। ये जो शुरू का सारा मरहला था ना, ये हो चुका है, पेन मैनेज हो चुका है, स्वेलिंग मैनेज हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ अर्सा जो है वो गुजर चुका है। अब नेक्स्ट फेज़ की तरफ आएंगे जिसमें थोड़ा पेन कम होगा, स्वेलिंग भी कम होगी, मोशन लिमिटेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ट्रॉफी भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं जो कि है मॉडरेट प्रोटेक्शन कंट्रोल्ड मोशन फेज़। ठीक है, मॉडरेट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं कंट्रोल्ड मोशन फेज़। अब इसका हम क्या प्लान ऑफ केयर बनाएंगे? जिस तरह से हमने फर्स्ट फेज़ में कहा था, मैंने कहा था ना कि अगर फर्स्ट फेज़ अच्छी सी आ जाती है ना तो नेक्स्ट करना बहुत आसान है। इसमें भी हमने एजुकेट तो लाजमी करना है, हमने पेशेंट को बताना है टू मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड मेक एडजस्टमेंट्स इफ स्वेलिंग एंड पेन अगर इंक्रीज हो जाए तो हमने इस बारे में, मतलब पेशेंट को इतनी गाइडेंस होनी चाहिए। कुछ होते हैं ना पेशेंट्स के, आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो ब्रेव बनने के लिए या ये शो करने के लिए कि बस ठीक है बर्दाश्त के काबिल है, हो रहा है, और बाज़ औक़ात बर्दाश्त के काबिल नहीं भी होता लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं। तो मतलब डिफरेंट तरह की अपनी साइकी होती है। तो पेशेंट्स को हमने बताना होता है कि अगर आपका पेन बढ़ रहा है तो आपने लाजमी बताना है क्योंकि एक्सरसाइज प्रोग्राम आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसके नतीजे में कोई भी पेन या स्वेलिंग आपको फील होती है तो इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को हमने एजुकेट करना होता है। दूसरा जो है काम करने वाला वो है कि जो सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी है वो हम रीस्टोर करवाएंगे, जॉइंट की मोबिलिटी भी रीस्टोर करवाएंगे। लास्ट टाइम हम सिर्फ पैसिव के ऊपर थे या एक्टिव असिस्टिव के ऊपर थे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट फेज़ थी ना, ये वाली फर्स्ट फेज़ थी, यहाँ पे पेशेंट एक्टिव मूवमेंट्स नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब सेकंड फेज़ है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़, यहाँ पे वो कर सकता है। यहाँ पे हम एक्टिव असिस्टिव करवाएंगे और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे, लेकिन लिमिट्स ऑफ पेन में जॉइंट मोबिलाइजेशन प्रोसीजर हम स्टार्ट करवाएंगे। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है एस्टैब्लिश अ मोबाइल स्कार, जेंटल मसाज अक्रॉस एंड अराउंड दी मैच्योरिंग स्कार्स। देखो ना कि उन्होंने कहा कि जो भी स्कार है ना, अब जैसे अगर लेट सपोज कि ये स्किन का एरिया है, ठीक है, स्कार बना हुआ है, तो उसका जो अराउंड एरिया है, अराउंड वाला एरिया है, अराउंड उसको हमने क्या करना होता है? मसाज देना होता है। ठीक है, उसको हमने मसाज कराना होता है। तो उसके बाद है स्ट्रेंथन इन्वॉल्व्ड मसल्स एंड इम्प्रूव जॉइंट स्टेबिलिटी। तो मल्टीपल अगेंस्ट इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो हमने स्ट्रेंथ करनी होती है ना मसल्स की, तो हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ऑल्टरनेटिव आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे, रिदमिक स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डायनामिक एक्सरसाइज अगेंस्ट लाइट रेजिस्टेंस, ओपन एंड क्लोज चेन पोजीशन। अच्छा देखें, ये जो ओपन चेन, क्लोज चेन, डायनामिक और रेजिस्टिव, आइसोमेट्रिक्स, ये सारा थर्ड ईयर का पार्ट है, उसमें कर चुके हैं। जो पिछले ये तो MSK हो रही है ना, जो थेरा में चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 है, रेजिस्टिव है। ठीक है, और आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है ओपन चेन या डायनामिक एक्सरसाइजेज के बारे में भी। ठीक है, लाइट फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो उसको अगर आप पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे ना तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि इसमें क्या है।
फिर नेक्स्ट जो फेज़ है वो है मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़। अब क्या है, रिटर्न टू फंक्शन फेज़। अब जो भी उसको इम्पेयरमेंट्स आई थी उनको ट्रीट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके जो भी उसका जॉइंट है उसको हम फंक्शन की तरफ लेकर आ रहे हैं, नॉर्मल उस मूवमेंट्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब इसमें भी पेशेंट को एजुकेट करना है। एम्फसाइज ग्रेजुअल बट प्रोग्रेसिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ इम्प्रूव्ड मसल्स परफॉर्मेंस, मोबिलिटी, बैलेंस इनटू फंक्शनल एक्टिविटीज़। सारा हम उसके बाद उसको बताएंगे कि जो आपके मसल्स इंप्रूव हो चुके हैं, ठीक है, आपने उनको इन्वॉल्व करना है, उनकी भी मूवमेंट करनी है, मोबिलिटी मेंटेन रखनी है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना है, लेकिन फिर भी बैलेंस में, ठीक है। इस तरह से ये नहीं है कि आपको पता लगे कि बस अब ठीक हो गया हूँ मैं तो अब जो है ना मूवमेंट्स हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, नहीं। लेकिन इसमें भी देखो प्रोटेक्शन चाहिए, बट मिनिमम प्रोटेक्शन एटलीस्ट चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, री इंजरी ना हो जाए या पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? उसको हम प्रिवेंट करेंगे रीइंफोर्स सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द साइंस सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव यूज, आइडेंटिफाई अनसेफ एक्टिविटीज़। अच्छा, इस बारे में भी हम पेशेंट्स को बताएंगे कि ये एक्टिविटी आपके लिए सही है और ये एक्टिविटी आपके लिए सही नहीं है, इसको आपने करना है, इसको आपने नहीं करना है। ये एजुकेशन भी देंगे। और दूसरा, उसको इंजरी से बचाने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, एक तो हमने क्या करनी है, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव यूज। ये कौन करेगा? ये पेशेंट खुद करेगा, ठीक है। हम पेशेंट को बताएंगे कि आपने देखना है कि आपकी कहीं साइन एंड सिम्टम्स दोबारा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहे, जैसे हमने मॉडरेट में भी पढ़ा था कि पेन या स्वेलिंग इंक्रीज तो नहीं हो रही। इसमें भी हम उसको कहेंगे कि आपने खुद को सेल्फ मॉनिटर करना है, ठीक। फिर रिस्टोर फुल जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी इफ़ पॉसिबल। अगर फुल जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी, देखो यहाँ पे भी हमने जो रिस्टोर करवाई थी, ग्रेजुअली रिस्टोर करवाई थी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी या जॉइंट मोबिलिटी, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया था, इधर हमने किया था एक्टिव असिस्टिव एक्टिव रेंज ऑफ मोशन विद इन लिमिट्स ऑफ पेन। इधर हम करेंगे स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन। अच्छा, स्ट्रेचिंग ना किसी भी सूरत में फर्स्ट या सेकेंड फेज में नहीं करवाई जा सकती है। स्ट्रेचिंग हमेशा थर्ड स्टेज में आएगी, मिनिमम प्रोटेक्शन स्टेज में आएगी, रिटर्न टू फंक्शन फेज में आएगी। तो इसमें स्ट्रेचिंग होगी और मोबिलाइजेशन होगी। मैक्सिमाइज मसल परफॉर्मेंस, डायनामिक स्टेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को हम किस तरह से डेवलप करेंगे कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको हमने क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। देखो यहाँ पे हमने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट्स करवाई थी, ऐसा ही था। आइसोमेट्रिक्स करवा रहे थे, रिदमिक स्टेबलाइजेशन करवा रहे थे, डायनामिक एक्सरसाइजेस करवा रहे थे, ओपन चेन क्लोज चेन करवा रहे थे। अब इन्हीं सारी चीज़ों की जो इंटेंसिटी है ना वो हमने बढ़ा देना, उसको प्रोग्रेस कर देना, ठीक है। जैसे हमने हायर लोड यूज़ करने हैं, अपनी स्पीड बढ़ा देनी है, ठीक है। और डिफरेंट मूवमेंट्स इंटीग्रेट एंड पोजीशन इनटू एक्सरसाइज जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करें। मतलब जो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं ना, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, उसका टाइम बढ़ा देंगे ताकि उसकी एंड्योरेंस भी बढ़े, स्ट्रेंथ भी बढ़े, पावर भी बढ़े, ठीक है। दैन उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि रीस्टोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अब रीस्टोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उसके लिए भी जाहिर है ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से हमने पढ़ा है ना, पोस्चर ट्रेनिंग होती है, बैलेंस ट्रेनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग होती है, वो सारी हमने करवानी है। एक्वायर एंड रीलर्न स्पेसिफिक मोटर स्किल्स, अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर लर्निंग, अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस एंड फीडबैक ड्यूरिंग टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग। देखो ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, थेरा का जो चैप्टर नंबर 1 में ना, उसमें हमने पढ़ा था मोटर लर्निंग किस तरह से होती है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। वो जो थी क्या थी भला, एसोसिएटिव है, ऑटोनोमस स्टेज है, वो वाली जो 3 स्टेजेस हैं उसको उसके अकॉर्डिंग जो चलना होता है और टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवानी होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस भी रीड कर लेते हैं हम, क्योंकि प्रिकॉशंस करने की क्या ज़रूरत है कि इन एडिशन टू प्रिकॉशंस ऑलरेडी एडिस दैट रिलेट टू द स्टेजेस ऑफ टिश्यू रिपेयर और हीलिंग, इसके अलावा एडिशनल प्रिकॉशंस भी हैं जो हमने पोस्ट ऑफ पेशेंट में करानी होती हैं। क्या है, अवॉइड ऐसी पोजीशंस हमने अवॉइड करनी है, ऐसी मूवमेंट्स अवॉइड करनी है, ऐसी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है दैट कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी ऑफ सर्जिकल रिपेयर। वूंड को क्लीन रखना है और इन्फेक्शन से बचाना है, वूंड को जो है ना मॉनिटर करते रहना है, उसके साइंस देखते रहने हैं, कहीं लोकल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, टेम्परेचर एलिवेटेड ना हो। हाई इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग को भी हमने अवॉइड करना है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है विद सॉफ्ट टिश्यूज जैसे मसल, टेंडन, जॉइंट, कैप्सूल दैट हैव बीन रिपेयर्ड एंड रीअटैच फॉर एटलीस्ट 6 वीक, ताकि हीलिंग और स्टेबिलिटी आराम से हो सके।
ठीक है। और मॉडिफाई लेवल एंड सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली इफ नेसेसरी टू प्रिवेंट प्री मेच्योर वेयर एंड टेयर ऑफ रिपेयर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड सॉफ्ट टिश्यूज एंड जॉइंट्स। देखो आप, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ अब ये फेज़ आ चुकी है, अब इसमें मैंने इंटेंसिटी भी बढ़ानी है और जो है ना वही टाइम पीरियड भी बढ़ाना है वगैरह वगैरह, मतलब ये थर्ड स्टेज है। लेकिन हर पेशेंट की ना अपनी एक हीलिंग कैपेसिटी होती है। हो सकता है कि जिस टाइम में आपको लगे कि अब ये ठीक है, वो अभी फुल तरह से हीलिंग ना हुई भी हो, ठीक है, रिपेयर ना हुई भी हो, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ये आपका डिसीजन होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब पेशेंट को कौन सी मूवमेंट रिक्वायर है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये थी मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑफ पोस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। इसको हम कर चुके हैं, 3 फेजेस थी, 3 फेजेस जो है ना वो हमने कर ली हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंशाल्लाह यहाँ पे हम करेंगे DVT वाला।